Hi everyone, my name is Ankita Tomar and welcome to Legal Edge After College. जो हमने एक इनिशिएटिव लिया था आप लोगों को AIBE के पेपर सॉल्व कराने का, उसी सीरीज में मैं आज लास्ट जो प्रीसीडिंग ईयर का पेपर था 17th जो आपका AIBE एग्जामिनेशन था उसका क्वेश्चन पेपर लेकर के आई हूँ, जिसको आज हम यहाँ पर इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, 15th एंड 16th हैव बीन ऑलरेडी सॉल्व्ड एंड दे आर अवेलेबल ऑन आवर यूट्यूब चैनल। सो आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल में वीडियोस सेक्शन में जाकर के एक्सप्लोर कर सकते हैं। आपको 15th और 16th जो AIBE हुए हैं उनका आपको पेपर सोल्यूशन वहां मिल जाएगा, पूरा पेपर सॉल्विंग मिल जाएगा। एंड दिस इज दी 17th AIBE एग्जामिनेशन जिसका हम पेपर सॉल्व कर रहे हैं। सेट ए है ये जो हम सॉल्व करने वाले हैं। सो कम लेट अस सी कि क्या आंसर्स हैं इसके, किस तरीके से ये पेपर फ्रेम हुआ है। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आपको देखने को मिलेगा कि डायरेक्ट है, यहाँ पर कुछ इलिस्ट्रेशन बेस्ड है एंड कंपैरेटिवली जो हमने पहला 15th वाला पेपर सॉल्व किया था उसमें जैसे जजमेंट ओरिएंटेड क्वेश्चंस बहुत ज्यादा थे, केस लॉ ओरिएंटेड क्वेश्चंस। यहाँ पर केस लॉ ओरिएंटेड क्वेश्चन आपको कम मिलेंगे। ठीक है, चलिए तो सॉल्व करते हैं पहले क्वेश्चन से। द फर्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इजी एंड इट इज द टाइटल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज लेड डाउन इन आर्टिकल 1, 5, 390 या फिर 393। सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 393, है ना। लास्ट के पोर्शन में तो हम जानते ही हैं कि हमारे संविधान की शुरुआत में टाइटल नहीं दे रखा, उसका शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड नहीं दिया है, रादर उसके लास्ट पार्ट में 22nd पार्ट में आपका टाइटल और ये दे रखा है, एक्सटेंड दे रखा है। ठीक है, चलिए। सो second question is constitutional provisions of fundamental rights are given under which part of the constitution of India? कौन से पार्ट में फंडामेंटल राइट्स दिए हुए हैं, which is one of the very important parts, पार्ट 3। ठीक है, पार्ट 3 के अंदर आपको क्या है, फंडामेंटल राइट्स मेंशन है। पार्ट 1 यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, पार्ट 2 आपका सिटीजनशिप, पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, पहले हम टेरिटरी बनाएंगे, फिर वहां सिटीजन्स के बारे में बताएंगे कि लोग कौन होंगे, वहां के सिटीजन कौन होंगे, फिर हम उन सिटीजन्स को कुछ राइट्स देंगे, फिर हम सिटीजन्स को कुछ ड्यूटीज भी देंगे जो कि पार्ट 4 के अंदर है। सॉरी, कुछ DPSPs देंगे जो हमको अपनी कंट्री को रन करने के लिए चाहिए, तो वो पार्ट 4 के अंदर है। और फिर पार्ट 4A में हमने कुछ उनको ड्यूटीज भी दे दी है। ठीक है, एंड सो ऑन द प्रोविजंस आर एंड पार्ट्स आर लेड डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। चलिए अब आते हैं, बाय विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट्स एक्ट 1985 of 1985 एंटी डिफेक्शन लॉज was added in the constitution of India। और इसी के साथ में आपका 10th शेड्यूल भी जो है ऐड किया गया था आपके कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, जो एंटी डिफेक्शन लॉज के बारे में बात करता है, एंड द अमेंडमेंट इज अमेंडमेंट नंबर 52। ठीक है, 52nd अमेंडमेंट से एंटी डिफेक्शन लॉज का जिक्र किया गया है संविधान में। चलिए अब आते हैं फोर्थ क्वेश्चन में। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द सुप्रीम कोर्ट डिसाइडेड दैट अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज अ लॉ विद इन द मीनिंग ऑफ आर्टिकल 13 क्लॉज 2 एंड therefore if it violates any of the fundamental rights it may be declared void। ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर का बहुत इम्पॉर्टेंट केस है ये। बेसिक स्ट्रक्चर समझने के लिए, जानने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये पूरे ही केसेस की सीरीज। और साथ ही में बेसिक स्ट्रक्चर जब हम पढ़ते हैं तो उसकी पूरी बहस ही यही है। बेसिक स्ट्रक्चर जो आया, ये जो टर्म आया, वो इस पूरे एवोल्यूशन के थ्रू ही आया, जब यही बैटल चल रहा था कि 13 सेक्शन सॉरी आर्टिकल 13 के अंदर अमेंडमेंट को लॉ मानना है या नहीं मानना है। इसी पूरे बैटल से आपका बेसिक स्ट्रक्चर का एक टर्म भी इजाद हो गया। ठीक है, सो करेक्ट आंसर इज गोलकनाथ। गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में दो जजमेंट्स आए थे इसके प्रीवियसली, एक शंकरी प्रसाद था, फिर आया आपका सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, जहां दोनों ही जजमेंट्स में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को आपके लॉ मानने से इनकार कर दिया था एंड हेंस द फंडामेंटल राइट्स वर मेड अमेंडेबल। बट इन द केस ऑफ गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, सुप्रीम कोर्ट ने प्रीवियस जजमेंट को जो है डिनाई करते हुए कहा दैट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स आर आल्सो लॉ एंड देयरफॉर दे कैन नॉट ब्रीच द फंडामेंटल राइट्स एज दे फॉल अंडर द पर्व्यू ऑफ आर्टिकल 13। ठीक है, चलिए अब आते हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड इन इंडिया इज, क्या है यूनिफॉर्म सिविल कोड एंड आर्टिकल क्या है इसका। सो आर्टिकल 44 के अंदर मेंशन्ड है आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड, पार्ट 4 के अंदर दिया हुआ है आपका आर्टिकल 44, और विच इज बेसिकली अ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। फिर चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। एज पर आर्टिकल 16 नो सिटीजन शैल ऑन द ग्राउंड ओनली ऑफ dash be ineligible or discriminated against in respect of any employment or office under the state। क्या क्या ग्राउंड्स आपके आर्टिकल 15 के अंदर आपके 16 के अंदर मेंशन है। 15 के अंदर कुछ ग्राउंड्स दिए हुए हैं, कुछ ग्राउंड्स आपके आर्टिकल 16 में भी दिए हुए हैं। ठीक है, सो
there's a minor difference in the number of grounds and in the aspects of grounds. क्या क्या है वो? तो रिलीजन रेस कास्ट सेक्स, ये हमें 15 में देखने को भी मिलता है, और एक हमें देखने को मिलता है प्लेस ऑफ बर्थ 16 में, 15 के अंदर। लेकिन 16 में डिसेंट और रेजिडेंस, ये दो बातें और एक्स्ट्रा हैं। सो 5 ग्राउंड्स वहां दे रखे हैं आपके 15 के अंदर, 7 ग्राउंड्स यहाँ दे रखे हैं जिसमें से डिसेंट और रेजिडेंस दो चीजें और अलग हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं 7th क्वेश्चन के ऊपर। द मिनिमम नंबर ऑफ जजेस विच, दिस इज अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, जुडिशरी भी दे रहे हैं अगर, तो ये क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट बनता है यहाँ पर। द क्वेश्चन इज द मिनिमम नंबर ऑफ जजेस हु आर to sit for the purpose of deciding any case involving a substantial question of law as to interpretation of this constitution, or for the purpose of hearing any reference under article 143 shall be। मिनिमम नंबर ऑफ जजेस क्या होना चाहिए बेंच पर, अगर संविधान से रिलेटेड हम कोई सवाल जो है पूछ रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड अगर कुछ है तो। सो द आंसर इज 5। द मिनिमम नंबर इज 5। चलिए अब आते, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, लेकिन अभी आपके लिए इजी है यहाँ पर। क्यों? क्योंकि हाथ में बेरेक्ट रहेगी तो आप खोल करके सीधे 143 पे जा सकते हो। दिस सेक्शन इज, चलिए ठीक है, अब आगे आते हैं हम। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 300A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, नो पर्सन, क्या है? नो पर्सन शैल बी deprived of his property save by the authority of law। 300A क्या है आपका? 44th अमेंडमेंट से ऐड किया गया था, जब 44th अमेंडमेंट से 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज F से राइट टू प्रॉपर्टी को स्ट्राइक ऑफ किया था, फंडामेंटल राइट्स की लिस्ट से स्ट्राइक ऑफ कर दिया था, उसी टाइम पर 300A के अंदर हमने इसको एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के तौर पर प्रोवाइड कर दिया था। ठीक है, सो इट इज एप्लीकेबल टू एनी पर्सन। क्या लिखा है वहां पे? एनी पर्सन। अब आते हैं, द रूल ऑफ द फॉलोइंग is not law, which of the following is not law according to article 13 of the Indian Constitution। इनमें से कौन सा लॉ नहीं है आर्टिकल 13 के अकॉर्डिंग? आर्टिकल 13 के अंदर, आर्टिकल 13 क्लॉज 3 के अंदर आपको क्या दिया हुआ है? लॉ डिफाइन किया हुआ है। वहीं पर उन्होंने कुछ चीजें बताई है जो कि लॉ के डेफिनेशन में आएंगी, जिसके अंदर आपको रूल मिल जाएगा, कस्टम यूसेज मिल जाएगा, बाय लॉज मिल जाएगा। तो इसका मतलब आंसर क्या है हमारा? नन ऑफ द अबव। ये सारे ही क्या है? लॉ के डेफिनेशन में आते हैं। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर, विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल डील्स विद द यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड द कंकरेंट लिस्ट, एंड इट इज वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चंस टू आंसर। 3 लिस्ट कहाँ मेंशन है आपके? शेड्यूल 7 के अंदर आपके सारे के सारे लिस्ट मेंशन है। ठीक है, फिर आते हैं अंडर सेक्शन 82 एंड 83 ऑफ द इंडियन पीनल कोड ऑफ एन ऑफेंस इज पनिशेबल इफ इट इज डन बाय। डोली इन केपेक्स की बात हुई है वहां पर। एक तो ये है कि भाई 7 साल से नीचे कोई बच्चा अगर ऑफेंस कमिट करता है तो इट इज नो ऑफेंस, लेकिन an offense is punishable if it is done by a child who is above the age of 7 years of age but below 12 years and having attained sufficient maturity and understanding। ऐसा बच्चा जो 7 साल से तो बड़ा है लेकिन 12 साल से कम का है, लेकिन उसके पास sufficient maturity और अंडरस्टैंडिंग है अपने एक्ट के कंसिक्वेंसेस की, अपने एक्ट की, तो हम उसको क्या कर सकते हैं? पनिश कर सकते हैं। उसके ऊपर जनरल डिफेंस जो है एप्लीकेबल नहीं होगा। फिर आते हैं सेक्शन क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर, विच सेज द 2 essential conditions for penal liability are। पीनल लाइबिलिटी क्रिएट करने के लिए क्या एसेंशियल कंडीशंस हैं? क्या 2 एसेंशियल कंडीशंस हैं पीनल लाइबिलिटी को इंपोज करने के लिए, रिकॉग्नाइज करने के लिए? गिल्टी बॉडी एंड राइटफुल एक्ट, गिल्टी इंटेंट एंड रॉन्गफुल मोटिव, गिल्टी माइंड एंड रॉन्गफुल एक्ट, एंड आपका गिल्टी मोटिव एंड रॉन्गफुल एक्ट। सो द करेक्ट आंसर टू दिस इज सी। ठीक है, एक्टस रिया, मेंस रिया दोनों अपने लिए क्या है? एक्टस रिया और मेंस रिया दोनों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। मेंस रिया क्या होता है? गिल्टी माइंड। एक्टस रिया क्या होता है आपका? रॉन्गफुल एक्ट। तो दोनों ही चीजें होनी चाहिए अगर आप किसी के लिए पीनल लाइबिलिटी किसी की अराइज करना चाहते हो तो। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 सेज प्रोविजंस ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इज गिवन बिटवीन सेक्शन 74 से 78, 96 टू 106, 107 से 120, या फिर सेक्शन 141 से 160। एंड द करेक्ट आंसर टू दिस इज 96 से 106। ठीक है, चलिए अब आते हैं, कंसेंट इज नॉट अ वैलिड कंसेंट अंडर आर्टिकल 90 ऑफ आईपीसी इफ द पर्सन gives it under the fear of injury or misconception of the fact,
given by a person of unsound mind, given by a child below 12 years of age. So we know कि इनमें से किसी की भी consent को हम valid consent नहीं मानते हैं. So all of the above is the correct answer. फिर आता है question number 15, causing the death of a child in the mother's womb is not homicide as under which section? किस explanation 3 of 300, explanation 3 of section 301, explanation 3 of section 299 या फिर explanation 3 of section 302? इनके कौन से एक्सप्लेनेशन में से किसके एक्सप्लेनेशन में, कौन से सेक्शन के कौन से एक्सप्लेनेशन में आपका माँ के गर्भ में अगर आप बच्चे को मार देते हो तो उसको कल्पेबल होमिसाइड नहीं कहा गया है? The correct answer is this. Explanation 3 of section 299. Now let us come to the 16th question. It says punishment for defamation under Indian Penal Code is simple imprisonment for a term which may extend to, एंड द करेक्ट आंसर इज 2 years. ठीक है, 2 साल से ज्यादा नहीं होगी. एंड अगर अभी हम नए अपना जो नया सीआरपीसी आईपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट इंट्रोड्यूस करने की बात करें तो वहां पर कम्युनिटी सर्विस को भी इसमें ऐड कर दिया गया है. ठीक है, चलिए अब है आपका now there is assault or criminal force to women with intent to outrage her modesty under IPC is which kind of offense? इनमें से कौन से तरीके का ऑफेंस है किसी महिला की मॉडेस्टी को आउटरेज करना? चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या है. सो इट इज अ कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, क्या है ये? कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस. फिर आते हैं 18th क्वेश्चन पे. ए प्लेसेस मेन विथ फायर आर्म्स एट द आउटलेट ऑफ अ बिल्डिंग एंड टेल्स Z that they will fire at Z if Z attempts to leave the building. A is guilty of, क्या ऑफेंस यहां पर कमिट हो रहा है आपका? आपने किसी एक व्यक्ति को क्या कर दिया है, बेसिकली फायर आर्म्स से आप उसको मारेंगे इस बात की धमकी देके या इस बात के खौफ में आपने उसको एक जगह पर रोक दिया है, एक जगह पर बंद कर दिया है एक तरीके से. ठीक है, फायर आर्म्स आउट ऑफ द बिल्डिंग एंड टेल्स दैट इफ दैट दे विल फायर इफ जेड अटेम्प्ट्स टू लीव द बिल्डिंग. सो आपने क्या किया, एक पर्टिकुलर टेरिटरी के अंदर उसको, एक पर्टिकुलर फिजिकल टेरिटरी के अंदर आपने उसको रोक दिया यहाँ पर. ठीक है, और उसको क्या दिया कि यहाँ से निकले तो हम तुमको गोली मार देंगे. तो दिस इज कन्फाइनमेंट. ठीक है, अगर सिर्फ एक जगह जाने से मना कर दिया तो रेस्ट्रेन हो जाता, लेकिन क्योंकि आपने चारों तरफ से घेर लिया तो इट इज कन्फाइनमेंट. Now the next question is the provision of plea bargaining under chapter 21A of CRPC are not applicable if the offense is committed against a child below the age of 14 years. ठीक है, देखो इसमें से ना आपके ये वाला जो चैप्टर है ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आप लोगों के लिए, क्योंकि इसमें से 15th जो एग्जामिनेशन था, 15th एआईबी एग्जामिनेशन था, उसमें भी 3-4 सवाल आए थे. ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लो. कुछ और सीआरपीसी में से पढ़ने का टाइम मिले नहीं मिले, ये पढ़ने का टाइम जरूर निकाल लेना. ठीक है, चलो. सेक्शन 125 ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड इज सेक्युलर is the character which was observed in which of the following cases? सो 125 सीआरपीसी बात करता है मेंटेनेंस की. ठीक है, मेंटेनेंस की बात करता है. और शाहबानो बेगम मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाहबानो बेगम का केस जो था आपका 1985 का, इसमें ही ये डिसाइड हुआ था कि 125 जो है सेक्युलर प्रोविजन है, इसने इररेस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजन ऑफ द पार्टीज एंड ऑफ द हस्बैंड आपको मेंटेनेंस देना पड़ेगा अपनी वाइफ को अगर आपने उसको तलाक दिया है तो. ठीक है, ये यहाँ पर अपहेल्ड किया गया था, जिसको लेटर ऑन डाइल्यूट कर दिया गया था, बट अगेन जजमेंट तो यही आया था. ठीक है, चलिए. कोर्ट के द्वारा डाइल्यूट नहीं किया गया था, पार्लियामेंट के द्वारा एक नया एनैक्टमेंट ला करके डाइल्यूट कर दिया गया था. हु हैज द पावर ऑफ समरी ट्रायल ऑफ अ केस? इनमें से किसको समरी ट्रायल करने की केस की परमिशन है? सो एक ये समरी ट्रायल के रिगार्डिंग भी आप लोग प्रोविजंस पढ़ लीजिए. आंसर इज ऑल ऑफ द अबव. द सीजेएम मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट एनी मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास स्पेशली एम्पावर्ड बाय द हाई कोर्ट कैन ट्राई अ प्रोसीडिंग through summary trial. ठीक है, try a case through summary trial. Then the next question is which section deals with the process to compel appearance under the code of criminal procedure? Compelling आपका अटेंडेंस कहां पर दिया हुआ है सीआरपीसी में?
एंड द आंसर इज 61 से 90। ये चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो हमने 15th आईआईबी का सॉल्व किया था पेपर, उसमें भी 83 सेक्शन से क्वेश्चन आया था, है ना। अगर कोई एब्सकॉन्डर है तो उसकी प्रॉपर्टी का अटैचमेंट और ये सब क्वेश्चंस भी वहां पर पूछे गए थे। तो इसीलिए ये चैप्टर भी आपका इंपॉर्टेंट है, जहां पे प्रोसेस टू कंपेल अपीयरेंस वाली बात होती है, यानी कि सेक्शन 61 से 90, इनको भी अच्छे से देख करके जाना। चलो, देख करके बेरेक तो देखो हाथ में है ही, बट एटलीस्ट इंडेक्स देख लेना, पता हो कहाँ से सवाल बन रहा है। ठीक है। एन ऑफेंस फॉर विच अ पुलिस ऑफिसर में अरेस्ट अ पर्सन विदाउट आर्म विदाउट वारंट इज नोन एज। ऐसी ऑफेंस जहां पर पुलिस वाला बिना वारंट के आपको अरेस्ट कर सके, उसे हम क्या कहते हैं? कॉग्निजेबल ऑफेंस। ठीक है। क्या है ऑफेंस का नेचर? कॉग्निजेबल ऑफेंस है वो। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 के ऊपर, विच सेज इन अ समन्स ट्रायल केस इंस्टीट्यूटेड ऑन अ कंप्लेंट वेयर इन द समन हैज बीन इशूड टू द अक्यूज्ड द नॉन अपीयरेंस और डेथ ऑफ द कंप्लेनेंट शैल एंटेल। इनमें से क्या हो जाएगा अगर डेथ ऑफ द कंप्लेनेंट हो जाती है तो? acquittal of the accused. ठीक है। Now the question is, suppose FIR is not registered by the station house officer, what are the options that the complainant has? अगर FIR रजिस्टर नहीं करी जाती है स्टेशन पे, पुलिस स्टेशन पे, तो क्या रिजॉर्ट बचता है उस व्यक्ति के पास जो कंप्लेन लेकर के गया है? कंप्लेनेंट के पास में क्या रिजॉर्ट बचेगा? अप्रोच द सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, अप्रोच द मजिस्ट्रेट बाय फाइलिंग अ प्राइवेट कंप्लेंट, नन ऑफ द अबव, या फिर बोथ, अप्रोच द सुपरिटेंडेंट एंड अप्रोच द मजिस्ट्रेट? वेल द करेक्ट आंसर इज अप्रोच द सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। ठीक है। चलिए, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। any police officer making an investigation any police officer making an investigation under section 160 of CRPC cannot require the attendance of a male at a place other than the place of his residence who is under the age of 15 years and above the age of 60 years, under the age of 18 years and above the age of 60 years, under the age of 15 years and above the age of 65 years, under the age of 18 years and above the age of 65 years. And the correct answer to this is under the age of 15 years and above the age of 65 years. Now let us come to the next question, which is if someone lies before the court on affidavit, है ना, अगर कोई एफिडेविट के ऊपर झूठी बात लिखता है, झूठी बात बोलता है एफिडेविट के थ्रू, हाउ इट कैन बी टैकल्ड बाय द एडवोकेट्स? सो एडवोकेट्स के पास क्या रिजॉर्ट बचता है? वो पर्जरी एप्लीकेशन जो है फाइल कर दें। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, लंबा क्वेश्चन है बट छोटी सी बात है इसके अंदर भी। प्रोक्लेमेशन फॉर अ पर्सन एब्सकॉन्डिंग शैल बी पनिश्ड विद। अब ये यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन, प्रोक्लेमेशन ऑफ पर्सन एब्सकॉन्डिंग, इसी के रिगार्डिंग क्वेश्चन आपका 15th में भी बना था। ठीक है। नाउ इट सेज इट शैल बी पब्लिकली रेड इन सम कॉन्स्पिशियस प्लेस ऑफ द टाउन और विलेज in which such person ordinarily resides, it shall be affixed to some conspicuous place of the house or homestead in which the person ordinarily resides, or to some conspicuous place of such town or village. A copy thereof shall be affixed to some conspicuous place of the courthouse. The court may also, if it thinks fit, direct a copy of the proclamation to be published in a daily newspaper circulating in that place in which such person ordinarily resides. So अगर आप जब देखोगे प्रोक्लेमेशन वाला प्रोविजन, तो आपको मिलेगा कि ये सारे ही काम जो है करे जा सकते हैं। उसके घर पे, कोर्ट पे, कहीं पर भी एक कॉपी अफिक्स करी जा सकती है प्रोक्लेमेशन की, अखबार में प्रिंट पब्लिश कराई जा सकती है। नाउ question number 29 says which order of the civil procedure code deals with the temporary injunction or interlocutory injunctions? And the answer is order 39। ठीक है। ऑर्डर 39 के अंदर ये प्रोविजन दिया हुआ है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 के ऊपर, विच सेज अ पर्सन sorry, A is a tradesman in Ahmedabad. A is a tradesman in Ahmedabad. B carries on business in Delhi. B, by his agent in Ahmedabad, buys goods of A and requests A to deliver them to the Western Roadway Transport Company. A delivers the goods accordingly in Ahmedabad. A may sue B for the price of goods. In Ahmedabad only, in Delhi only, either Ahmedabad or Delhi or anywhere in India. कहाँ पर sue कर सकता है? So the answer is either in Ahmedabad or in Delhi.
विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ सीपीसी डील्स विद द कॉन्सेप्ट ऑफ रेस जुडिकेटा, है ना, इंपॉर्टेंट भी है ये सेक्शन, और ये सेक्शन हमें याद ही होना चाहिए, इजी बात है। फिर आते हैं सेक्शन 30, क्वेश्चन 32 के ऊपर, इलिस्ट्रेशन बेस्ड क्वेश्चन है। जैसे आपके 15th वाले एआईबी के एग्जाम में केस लॉ ओरिएंटेड क्वेश्चन ज्यादा थे, उसी तरीके से यहाँ वाले में आपके थोड़े से इलिस्ट्रेशन बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा है, ठीक है। Mr. X, Mr. Y, and Mr. Z are jointly and severally liable to pay 10,000 rupees under a decree obtained by Mr. A. Mr. Y obtains a decree of for rupees 10,000 against Mr. A singly and applies for execution to the court in which the joint decree is being executed. Which of the following option is correct for Mr. A? Mr. A may treat his joint decrees as cross decrees under Order 21, Rule 18. Mr. A cannot treat his joint decree as cross decree under Order 21, Rule 18. Mr. A cannot treat his joint decree as cross decree under Order 22, Rule 18, या फिर none of the above. And the correct answer to this question is option A. Mr. A may treat his joint decree as cross decree under Order 21 Rule 18, यानी कि वो अपने जो उन्होंने जो डिक्री वो होल्ड कर रहे हैं उसके अगेंस्ट इस दूसरी डिक्री को क्या कर सकते हैं, सेट ऑफ कर सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 के ऊपर। ए बी सी आर को पार्षल्स ऑफ ए जॉइंट हिंदू फैमिली, दे जॉइंटली एग्जीक्यूट अ मॉर्गेज in favor of Y. Y files a suit against them or against all of them. Summon is served to C but not to A and B. None of them appear and an ex parte decree is passed against all. A and B apply to set aside the ex parte decree. The decree will be set aside against. अब डिक्री किसके अगेंस्ट सेट असाइड की जाएगी इस पर्टिकुलर सिचुएशन में? द करेक्ट आंसर टू दिस इज ऑल, ए बी सी, ठीक है। नाउ द 34th क्वेश्चन इज which of the following provisions of the civil code 1908 deal with the institution of the suits? institution of suits जो है कौन से सेक्शन के अंदर प्रोवाइडेड है आपके? इजी क्वेश्चन है, इजी आंसर है, बिल्कुल आपका बेरेक बेस है, 26 सेक्शन के अंदर ये दिया हुआ है। देन देयर इज डिफेंडेंट शैल विद इन हाउ मेनी डेज आफ्टर रिसीविंग द डे फ्रॉम द सर्विस ऑफ समन on him present a written statement. Order 8 में written statement कितने दिन के अंदर फाइल होगी? So the answer to this question is B, 30 days. Which of the following statement is incorrect? First appeal can be on question of fact or law both. Second appeal can be on substantial question of law only. Second appeal can be on question of fact and law both. First appeal may or may not be in the high court. Second appeal has to be in the high court. इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है आपका इनकरेक्ट पूछा है यहाँ पर? एंड द आंसर इज सेकंड अपील कैन बी ऑन द क्वेश्चन ऑफ फैक्ट एंड लॉ बोथ। नाउ 37th क्वेश्चन इज एज पर ऑर्डर 6 प्लीडिंग शैल मीन। ऑर्डर 6 के अंदर जहां पर प्लीडिंग्स की बात करी गई है वहां प्लीडिंग का अर्थ क्या है, प्लीडिंग के अंदर क्या इंक्लूडेड है? सो प्लीडिंग मीन्स both plaint and the written statement. Which of the order deals with the death, marriage and insolvency of the parties? And the correct answer is order 22, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जेस्टे इज डिफाइंड अंडर या इज डिस्कस्ड अंडर विच सेक्शन ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट? ये भी क्वेश्चन प्रीवियसली पूछा जा चुका है, सेक्शन 6 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 40 के ऊपर। व्हेन द लायबिलिटी ऑफ अ पर्सन हु इज वन ऑफ द पार्टीज टू द सूट डिपेंड्स अपॉन द लायबिलिटी ऑफ अ स्ट्रेंजर टू द सूट, देन एन एडमिशन बाय द स्ट्रेंजर इन रेस्पेक्ट ऑफ हिज लायबिलिटी शैल बी an admission on the part of the person who is a party to the suit. It has been provided under which section of the Indian Evidence Act? एक पार्टी का स्टेटमेंट दूसरे के लिए, मतलब एक पार्टी में से किसी एक व्यक्ति का स्टेटमेंट दूसरे के लिए भी एप्लीकेबल होगा, ये कहाँ दिया हुआ है? एंड द करेक्ट आंसर इज सेक्शन 19 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट, ठीक है। चलो अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 41 के ऊपर। जुडिशियल एविडेंस मींस, इनमें से क्या जुडिशियल एविडेंस है? एविडेंस रिसीव्ड बाय द कोर्ट्स इन प्रूफ और डिसप्रूफ ऑफ द फैक्ट्स, एविडेंस रिसीव्ड बाय पुलिस ऑफिसर, होम डिपार्टमेंट और बाय द ट्राइब्यूनल। इनमें से किसका एविडेंस को जुडिशियल एविडेंस कहा गया है या माना गया है? एंड द करेक्ट आंसर इज
A. Evidence received by the court in proof or disproof of the facts. Which of the following is not a document according to the Indian Evidence Act 1872? The correct answer is an inscription on the metal plate or stone, a map, a caricature, none of the above. सो इन सभी को देखो डॉक्यूमेंट माना गया है, ठीक है. सो नन ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर इनमें से, क्योंकि क्या पूछ रहा है, नॉट अ डॉक्यूमेंट, विच इज नॉट अ डॉक्यूमेंट, सो ऑल थ्री आर अ डॉक्यूमेंट. देन द क्वेश्चन नंबर 43 इज प्रिजम्पशन एज टू डाउरी डेथ कहां पर प्रोवाइडेड आपका, सेक्शन 113 बी के अंदर प्रोवाइडेड है डाउरी डेथ के रिगार्डिंग प्रोविजन. चलो अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेकेंडरी एविडेंस, इनमें से कौन सा सेकेंडरी एविडेंस नहीं है या सेकेंडरी एविडेंस के एम्बिट में नहीं आता है. सो कॉपीज मेड फ्रॉम द ओरिजिनल बाय द मैकेनिकल प्रोसेस विच इन themselves ensure the accuracy of the copy and the copies compared with such copy made from and or compared with the original oral accounts of the contents of the document given by the person who has himself seen it, या फिर copies not certified under सेक्शन 63. इनमें से कौन सा आपका सेकेंडरी एविडेंस नहीं है? एंड द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज डी, कॉपीज नॉट सर्टिफाइड अंडर सेक्शन 63 आपका सेकेंडरी एविडेंस नहीं है. फिर आता है लीडिंग क्वेश्चन में भी. आज लीडिंग क्वेश्चंस कहां पर पूछे जा सकते हैं? लीडिंग क्वेश्चन क्या है? क्या आपका नाम अंकिता है? ये लीडिंग क्वेश्चन है जहां पर आंसर और सवाल दोनों एक ही सेंटेंस में आप पूछो, उसको हम लीडिंग क्वेश्चंस बोलते हैं. कहां पूछे जा सकते हैं? आपके क्रॉस एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं, ठीक है. फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन मींस, इनमें से किसको एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन कहा जाता है? कन्फेशन मेड टू द पुलिस और अदर पर्सन देन द जज और द मजिस्ट्रेट, कन्फेशन मेड बिफोर द जजेस, magistrates and none of the above. So the correct answer is a confession that is made to someone other than the magistrate or judge, ठीक है. या फिर पुलिस को अगर आप कन्फेस करते हो तो उसको हम एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन बोलते हैं. द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल shall not be bound by dash in the determination of the rules of procedure. तो देखिए आपका जो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल है वो ना तो सीपीसी के रूल से बाउंड है, ना ही वो इंडियन एविडेंस एक्ट के प्रोसीजर से बाउंड है. क्यों नहीं बाउंड है? क्योंकि हम आर्बिट्रेशन के प्रोसेस को इजी करना चाहते हैं, क्विक करना चाहते हैं. तो अगर आपको किसी चीज को आसान करना है और उसको स्पीडी बनाना है तो कम से कम प्रोसीजर को आपको क्या करना पड़ेगा? इन्वोक करना पड़ेगा वहां पर. इसलिए हम आर्बिट्रेशन एक्ट के अंदर इन सब प्रोसीजर्स को क्या करते हैं? ज्यादा मान्यता नहीं देते हैं. फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर. विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन डील्स विद द आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट? आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट कौन से सेक्शन में बताया हुआ है आर्बिट्रेशन एक्ट के आपके? And the correct answer is section 7. Under what circumstances the arbitral proceeding can be terminated? Final award आने से, interim award आने से, या फिर where the arbitral tribunal issues an order for the termination. यहाँ पे या फिर arbitral tribunal ही क्या कर दे? इशू कर दे ऑर्डर आपके इसके टर्मिनेशन के लिए प्रोसीडिंग के. तो करेक्ट आंसर इज 1 and 3. जब फाइनल अवार्ड आ जाए या फिर ये. फिर आते हैं अंडर सेक्शन 29 ऑफ द आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996, आर्बिट्रल प्रोसीडिंग विद मोर देन वन आर्बिट्रेटर में arbitrator, any decision of the arbitral tribunal shall be made by majority of its members. यानी कि अगर 3 लोग हैं तो मेजोरिटी कितनी जाएगी? 2 लोगों की मेजोरिटी जाएगी. 2 लोगों की मेजोरिटी से क्या हो जाएगा? डिसाइड हो जाएगा केस आपका. और जहां पर एक ही सोल आर्बिट्रेटर है, एक ही आर्बिट्रेटर है, वहां फिर उसी की मर्जी चलेगी. द प्रोविजन फॉर द मेंटेनेंस पेंडेंट लाइट इन द हिंदू मैरिज एक्ट इज प्रोवाइडेड अंडर. देखो इसी के सेक्शन 25 का क्वेश्चन था आपके 15th वाले एआईबी के एग्जाम में, और आपके 24th में इन्होंने आपसे 24 का क्वेश्चन पूछ लिया. वहां पूछा था मेंटेनेंस का प्रोविजन कहाँ दिया हुआ, एलिमनी का. यहाँ आपसे मेंटेनेंस पेंडेंट लाइट पूछ लिया, ठीक है. नाउ अ मुस्लिम वाइफ में सू फॉर डाइवोर्स अंडर रिजोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939 अंडर सेक्शन 2 इफ द हस्बैंड हैज बीन इनसेन फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years और मोर, ठीक है. अगर किसी का शौहर 2 या 2 साल से इंसेन हालत में ही है अभी तक भी, तो क्या कर सकती है वो? डाइवोर्स के लिए जो डाइवोर्स के लिए जो है पिटिशन डाल सकती है, सूट फाइल कर सकती है. फिर है 53 के अंदर, मुस्लिम वुमेन हैज ऑप्शन टू बी गवर्न्ड बाय द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 125 to 128. दिस हैज बीन प्रोवाइडेड अंडर विच सेक्शन ऑफ द पर्टिकुलर एक्ट? सो सेक्शन 5 जो है आपका वो क्लियरली कहता है कि अगर मुस्लिम महिलाएं जो है उनके पास ऑप्शन है कि वो सीआरपीसी 125 में मेंटेनेंस मांगना चाहती हैं, या फिर अपना मुस्लिम वुमेन्स राइट ऑफ मुस्लिम प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ मुस्लिम वुमेन्स एक्ट जो है यहाँ पर जो मेंशन्ड है 86 का एक्ट आपका, इसके अंदर इसके सेक्शन 3 के अंदर आपसे प्रोटेक्शन मांगना चाहती है ना. या तो इसके सेक्शन 3 में प्रोटेक्शन मांग सकती है, मेंटेनेंस मांग सकती है आपसे, या फिर आपका सीआरपीसी 125 मांग सकती है. तो किसमें उन्हें जाना है, कौन से एक्ट के अंदर उन्हें आपका मेंटेनेंस मांगना है, ये उनके ऊपर है.
और ये कहाँ बताया हुआ है, सेक्शन 5 के अंदर बताया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्राउंड ऑफ वॉइड मैरिज अंडर सेक्शन 11 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट। देखो, अगर आप बाईगेमी करते हो तो आपकी दूसरी शादी वॉइड हो जाती है, ठीक है, मतलब जो पहली शादी थी और उसके एग्जिस्टेंस के बावजूद आपने दूसरी शादी कर ली है ना, इसी को बाईगेमी कहते हैं। एक पति पत्नी के रहते हुए दूसरे से शादी करना, तो वो बाईगेमी होती है। दूसरी शादी कर देती है, वॉइड एब इनिशियो होती है। फिर आपकी डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में अगर आप शादी करते हो तो वो भी वॉइड होती है। सपिंड रिलेशनशिप में शादी करते हो तो भी वॉइड होती है। कौन सी वॉइड नहीं होती है, ये वॉइड नहीं होती है, ये शादी वैलिड होती है, वॉइडेबल होती है। इसको पार्टीज चाहे तो वॉइड डिक्लेयर घोषित करा सकते हैं, इसको रेपुडिएट कर सकते हैं। ये पनिशेबल जरूर है लेकिन ये वॉइड नहीं है। सपिंडर रिलेशनशिप मीन्स थर्ड जनरेशन मदर, फिर 5 अप टू 5 जनरेशन ऑफ फादर, ठीक है। पिता की लीनिएज में 5 जनरेशन तक सपिंड माना जाता है उनको, और मदर की जनरेशन में 3 जनरेशन तक सपिंड माना जाता है। चलो, अब आते हैं 56 क्वेश्चन पे। इट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्राउंड फॉर डिवोर्स इन द हिंदू मैरिज एक्ट। इनमें से कौन सा तलाक का ग्राउंड नहीं है हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर। सो मेंटल डिसऑर्डर है, वेनरल डिसीज है, और इनक्योरेबल अनसाउंडनेस ऑफ माइंड है, बट लिविंग सेपरेटली फॉर लेस देन 3 मंथ्स जो है वो एक ग्राउंड नहीं है आपका डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज के लिए। कहाँ ग्राउंड्स प्रोवाइडेड है। फिर है आपका, इंडियन क्रिश्चियन कैन ऑब्टेन डाइवोर्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग एनैक्टमेंट्स। अब क्रिश्चियनिटी के अंदर डाइवोर्स वाज नॉट अ गुड थिंग, तो जैसे कि आपका हिंदू मैरिज एक्ट था या जो हमारा हिंदू लॉ है उसमें भी तलाक जैसा कोई कॉन्सेप्ट था नहीं, बाद में लाया गया। क्रिश्चियनिटी में भी तलाक जैसा कोई कॉन्सेप्ट था नहीं, बाद में लाया गया। तो अब अगर किसी क्रिश्चियन को तलाक चाहिए तो वो कहाँ जाएगा, इंडियन डाइवोर्स एक्ट के लिए जाएगा, ठीक है, क्योंकि हिंदू मैरिज एक्ट में तो हमारे तलाक का प्रोविजन है। मुस्लिम में तो पर्सनल लॉ के अंदर ही है, क्रिश्चियनिटी में जरूर नहीं है, तो वो जाएंगे इंडियन डाइवोर्स एक्ट के अंदर। फिर क्या देखते हैं, सेक्शन 12 ऑफ द हिंदू मेंटेनेंस एंड अडॉप्शन एक्ट 1956 डील्स विद rights of the adoptive parents to dispose of their property, effects of adoption, presumption as to document relating to adoption, या फिर cancellation of adoption। and the correct answer is effects of adoption, ठीक है। adoption के effects क्या होंगे, जिस तरीके से बच्चा बच्चा जो है अपनी बर्थ फैमिली से बिल्कुल डीरूट हो जाएगा, उसके जितने भी दायित्व थे, जितने भी राइट्स थे वहां सीज हो जाएंगे, नई फैमिली में क्रिएट हो जाएंगे, अडॉप्टिव फैमिली में क्रिएट हो जाएंगे, ठीक है। नाउ, which of the following categories of case will not be entertained in public interest litigation? family pension, neglected children, petition from rights victim, या फिर लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट मैटर। तो ऑब्वियस सी बात है, इसके लिए आप पीआईएल नहीं लगाओगे। आपका मकान मालिक आपको परेशान करता है या आपका टेनेंट आपको परेशान करता है, मकान खाली नहीं करता, उसके लिए पीआईएल नहीं लगेगी। क्यों, क्योंकि नाम ही क्या है, पब्लिक इंटरेस्ट, तो यहाँ पब्लिक का कहीं इंटरेस्ट नहीं है। फिर है, who is known as the father of public interest litigation in India, and the correct answer is Justice P.N. Bhagwati, ठीक है। he is famously known for working in the dimension of public interest litigations and making the way easier for the general public to reach the courts, ठीक है। अब आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रियल पर्पज ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, विंडिकेशन ऑफ रूल ऑफ लॉ, फैसिलिटेटिंग इफेक्टिव एक्सेस टू जस्टिस, मीनिंगफुल रियलाइजेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, या फिर गेटिंग फेमस एंड मेकिंग वेल्थ। तो ये तो अगर आपको नहीं भी पता होगा ना बाकी के 3 ऑप्शंस, तो भी आपको ये बात तो पता है कि गेटिंग फेमस और पैसा कमाने के लिए तो पीआईएल नहीं है, ठीक है। नाउ, इन हुसैन आरा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार क्या बेसिक फंडामेंटल राइट यहाँ पर इमर्ज किया गया था, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इज राइट टू स्पीडी जस्टिस। स्पीडी जस्टिस, सिर्फ जस्टिस मिलना ही नहीं बल्कि स्पीडी जस्टिस मिलना क्या है, आपका फंडामेंटल राइट है। ये हुसैन आरा खातून के केस में अपहेल्ड किया गया था। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट। फिर आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रिट कैन बी इशूड अगेंस्ट द अपसर्प्शन ऑफ पब्लिक ऑफिस। कोई व्यक्ति पब्लिक ऑफिस में बैठा हुआ है, आपको उसके अगेंस्ट रिट इशू करनी है, तो कौन सी रिट इशू होगी, क्यों वारंटो, बाय व्हाट अथॉरिटी। अगर आपको ये क्वेश्चन करना है कि उसने किस अथॉरिटी से ऑफिस को होल्ड किया हुआ है, तो क्यों वारंटो अपन जो है रिट इशू करेगा कोर्ट, बाय व्हाट अथॉरिटी और बाय व्हाट वारंट, है ना। दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर रिट। नाउ let us come to question number 64, which is Rich versus Baldwin's case, which deals with the principle of corporation, state liability, natural justice, या फिर delegated legislation। and the correct answer to this question is natural justice के साथ डील करता है, ठीक है। अब मीनिंग ऑफ ऑडियो अल्टरम पार्टम क्या है, बहुत आसान क्वेश्चन है। अपने लॉ के फर्स्ट ईयर से हम सुनते हुए आ रहे हैं। ऑडियो अल्टरम पार्टम क्या है, अ पर्सन कैन नॉट बी अ पर्सन कैन बी कंडेम्ड, एक सेकेंड, अ पर्सन कैन नॉट बी कंडेम्ड विदाउट बीइंग हर्ड, है ना। आप किसी भी व्यक्ति को बिना सुने कंडेम नहीं कर सकते हो। चलो, फिर है, ऑडियो अल्टरम पार्टी का मतलब ये था ना, both parties must be heard, yeah, a person must be given a chance, must be,
होल्ड। फिर आते हैं रूल्स मेड बाय द बार काउंसिल ऑफ इंडिया इन एक्सरसाइजिंग द रूल मेकिंग पावर अंडर एडवोकेट्स एक्ट 1961, है ना। सारे ऑप्शन में से एक यही सबसे फिजिबल दिख रहा है। अब आ जाओ सेक्शन क्वेश्चन नंबर 67 के ऊपर। एन एडवोकेट में while practicing take up teaching of law in any educational institution which is affiliated to a university as long as the hours during which he is so engaged in the teaching of law does not exceed। अच्छा क्वेश्चन है ये। कोई भी व्यक्ति सिंपल सी बात पूछ रहा है, क्या बोल रहा है आपसे कि कोई भी व्यक्ति जो है वो एडवोकेसी के साथ टीचिंग भी कर सकता है, प्रोवाइडेड टीचिंग जो है वो कितना टाइम से ज्यादा कंज्यूम ना करे आपका। तो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 3 hours। ठीक है, ये है 3 hours in a day। Then, in which of the following landmark case the advocate was held guilty of professional misconduct? It is one of the famous cases जहां पर misconduct, आप professional misconduct अगर कभी पढ़ोगे टॉपिक तो आपको पता चलेगा कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लैंडमार्क केस है उसका, जहां पर जो एडवोकेट है उन्होंने क्या किया था, कोर्ट का ऑर्डर ही फॉर्ज करके ले आए थे। एंड द करेक्ट आंसर इज प्रताप नारायण वर्सेस वाईपी राहेजा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 69 के ऊपर। इफ एनी एडवोकेट इज अग्रीड बाय द ऑर्डर ऑफ द डिसिप्लिनरी कमिटी ऑफ द स्टेट और स्टेट बार काउंसिल मेड अंडर सेक्शन 35 ऑफ द एडवोकेट्स एक्ट और एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट में प्रेफर एन अपील टू द बार काउंसिल ऑफ इंडिया विद इन हाउ मेनी डेज ऑफ द फ्रॉम द कम्युनिकेशन ऑफ ऑर्डर। कितने दिनों के अंदर अपील जो है फाइल करी जा सकती है। एंड द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 60 days। ठीक है, 60 दिनों के अंदर आप अपील फाइल कर सकते हो। एबीसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चोज टू कन्वर्ट इटसेल्फ टू अ पब्लिक कंपनी। प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट होना चाहती है, तो क्या रेजोल्यूशन पास करने के लिए कैसा रेजोल्यूशन पास किया जाएगा? ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास हो जाएगा, मतलब उसको अपना मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है ना, एमओए और एओए आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन दोनों ऑल्टर करना पड़ेगा। ठीक है, अगर प्राइवेट से पब्लिक कंपनी में बन रही है तो मतलब स्ट्रक्चर ही पूरा चेंज हो रहा है। तो अगर आप अपनी कंपनी का स्ट्रक्चर चेंज करना चाहते हो तो आपको अपने एमओए और एओए दोनों में ऑल्ट्रेशंस करने पड़ेंगे। अब ये ऑल्ट्रेशंस होंगे कैसे? ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से, बोर्ड रेजोल्यूशन से, स्पेशल रेजोल्यूशन से, या फिर नन ऑफ द अबव। एंड द करेक्ट आंसर इज स्पेशल रेजोल्यूशन। ठीक है, now the second question is doctrine of lifting of or piercing of the corporate veil is associated with। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। कंपनी लॉ जब भी हम कभी सुनते हैं तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट ऑफ कॉर्पोरेट वेल आ जाता है हमारे सामने। लिफ्टिंग या पियर्सिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल, है ना। कॉर्पोरेट वेल का मतलब क्या होता है? पर्दा। तो वो पर्दा हटाना, कॉर्पोरेट वेल हटाना। कॉर्पोरेट वेल क्या है कि आपने किसी को कॉर्पोरेट पर्सनालिटी बना दिया और आपने सारी सारी जिम्मेदारी उसके ऊपर थोप दी। लेकिन ऐसा तो नहीं है, करने वाले जो लोग हैं पीछे से, कंपनी खुद तो कोई काम कर नहीं सकती ना। ऑब्वियस सी बात है कि कोई नेचुरल ह्यूमन बीइंग उसके पीछे है जो काम कर रहा है। तो उस नेचुरल ह्यूमन बीइंग को, इस कॉर्पोरेट वेल को हटाओ, इस कॉर्पोरेट पर्सनालिटी को हटाओ, इसके पीछे एक्चुअल नेचुरल पर्सन कौन है उसको पकड़ करके लेके आओ। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल। ठीक है, चलो फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 72 के ऊपर, विच इज अंडर विच ऑफ द सेक्शंस ऑफ द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 एंड अपील टू द एनजीटी लाइज। इनमें से कौन सी सेक्शन के अंदर एनजीटी को अपील जाती है? नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल को कौन से सेक्शन के अंदर अपील जाती है? एंड द आंसर इज सेक्शन 5A। ठीक है, 5A ऑफ द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट जो है उसके अंदर अपील जाती है आपके एनजीटी को, सेक्शन 5A में। फिर क्वेश्चन है आपका, विच वन ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटीज रिलेट्स टू एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन? ठीक है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन से रिलेटेड कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी है? फंडामेंटल ड्यूटी 51A के अंदर बताई हुई है, पार्ट 4A के अंदर बताई हुई है। एंड 51A क्लॉज जी जो है वो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन की बात करता है। फिर एक क्वेश्चन, मिस्टर ए हु वाज अग्रीव्ड बाय एन ऑर्डर मेड बाय द कंट्रोलर और एन एडजुडिकेटिंग ऑफिसर made an appeal to the cyber appellate tribunal. Later Mr. A agreed by the order of this cyber appellate tribunal may prefer an appeal to। ये कहाँ जाएंगे? अब अगर साइबर एपीलेट ट्रिब्यूनल से भी इनको रियायत नहीं मिली, इनको राहत नहीं मिली, तो ये कहाँ जाएंगे? आपके हाई कोर्ट जाएंगे। ठीक है, सिर्फ हाई कोर्ट जा सकते हैं। फिर है आपका क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 पूछता है, मिस्टर एक्स अ पर्सन हु इज इंटेंडेड by Mr. Y, an originator, to receive the electronic record is under the IT Act known as। under the IT Act क्या कहते हैं इसको? इसको कहते हैं addressee। and addressee को जब define करते हैं तो उसके अंदर क्या है? ये पूरी बात लिखी हुई है, one who is intended by another who is intended by an originator to receive the electronic record is called an addressee and does not include intermediary। ठीक है, सो एड्रेसी के अंदर इंटरमीडिएटरी इंक्लूडेड नहीं है।
फिर है आपका द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ अ ट्रेड यूनियन। ट्रेड यूनियन को रजिस्टर करने के लिए कितने मिनिमम मेंबर होने चाहिए उसके अंदर? 7। ठीक है, 7 मेंबर्स। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 77। The text of the certified standing order, certified standing order का जो टेक्स्ट है वो कौन सी भाषा में होना चाहिए? सो द लैंग्वेज इज इंग्लिश, इंग्लिश लैंग्वेज में होना चाहिए, प्रोवाइडेड इंग्लिश लैंग्वेज एंड इन लैंग्वेज दैट इज अंडरस्टूड बाय द मेजोरिटी ऑफ द वर्कमेन। मान लीजिए केरला में है अगर कोई ट्रेड यूनियन, उस कोई कंपनी, और उसके ऑफिसर ने एक सर्टिफाइड स्टैंडिंग ऑर्डर इशू किया है, तो एक तो उसकी कॉपी इंग्लिश में होगी, दूसरी कॉपी उसकी मलयालम में होगी, वहां आप हिंदी में नहीं दोगे एक कॉपी। ठीक है, चलो अब आते हैं पर्सन हु हैज अल्टीमेट कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ द फैक्ट्री अंडर द फैक्ट्रीज एक्ट 1948 इज कॉल्ड द ऑक्यूपायर। क्या कहा जाता है उसको? ऑक्यूपायर। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 79 which says if the factory employs more than 10,000 वर्कर्स, उन्हें क्या अपॉइंट करना पड़ेगा? उन्हें एक सेफ्टी ऑफिसर भी अपॉइंट करना पड़ेगा, एक क्वालिफाइड सेफ्टी ऑफिसर अपॉइंट करना पड़ेगा। फिर है आपका क्वेश्चन नंबर 80 जो आपसे पूछता है कि अगर एक रोड एक्सीडेंट हो जाता है और आप एक एडवोकेट हैं तो करेक्ट वे ऑफ अप्रोचिंग द सिचुएशन क्या होगी आपकी? ठीक है, आप क्या किस वे में सिचुएशन को अप्रोच करोगे? पहले क्या करोगे? एफआईआर, फिर पिटिशन, फिर समन करोगे इंश्योरेंस कंपनी को, या पिटिशन पहले दायर करोगे फिर एफआईआर करोगे फिर समन करोगे? बहुत ऑब्वियस क्वेश्चन है यार। आप सबसे पहले, अब इन दो में डाउट हो सकता है कि भाई पहले एफआईआर दायर करोगे फिर समन करोगे इंश्योरेंस कंपनी को, या एफआईआर के बाद पिटिशन फाइल करोगे? तो एफआईआर फिर पिटिशन है, फिर समन करोगे इंश्योरेंस कंपनी को। ठीक है, कोर्ट जाना पड़ेगा ना, तभी तो जाकर के समन करवा पाओगे इनको। अब है द प्रिंसिपल ऑफ यूबीजेस आईबी रेमेडियम। क्या है? सबसे पहले तो यूबीजेस आईबी रेमेडियम, वेयर देयर इज द राइट देयर इज अ रेमेडी, जहां पर भी राइट होगा वहां रेमेडी होगी। और ये कौन से केस में अपहेल किया गया था? एशबी वर्सेस वाइट में। इसको वोटिंग राइट केस भी कहा जाता है क्योंकि इसमें एक व्यक्ति का वोटिंग राइट आपने कर्ब कर दिया था, आपने उसको वोट डालने नहीं जाने दिया। अब उसका कैंडिडेट जीत तो गया, लेकिन क्योंकि उसके पास वोट डालने का राइट था और उसका राइट आपने क्या कर्ब किया, उसका राइट आपने उससे छीना, तो इसलिए क्या होगा? आपको रेमेडी देनी पड़ेगी। क्योंकि एक राइट है उसके पास में, इसलिए लॉ उसको एक रेमेडी भी प्रोवाइड करता है। ये आपका यूबीजेस आईबी रेमेडियम जो है कहा गया था। फिर एक ग्लॉसेस्टर ग्रामर स्कूल केस इज अ लैंडमार्क केस बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग मैक्सिम। इनमें से कौन सी मैक्सिम यूज की गई थी ग्लॉसेस्टर ग्रामर स्कूल के केस में? और ऐसा लग रहा है इन्होंने एक सेक्शन उठाया और उसी सेक्शन में से दोनों क्वेश्चन बना दिए। ठीक है, चलो डेमिनम साइन इंजूरिया क्या कहते हैं? डैमेज विदाउट इंजुरी। डेमिनम साइन इंजुरी का मतलब होता है डैमेज विदाउट इंजुरी, यानी कि डैमेज हुआ है, आपको नुकसान हुआ है, हम मानते हैं, लेकिन इंजुरी नहीं हुई है। अब इंजुरी का मतलब क्या था? इंजुरी का मतलब है लीगल राइट का हर्ट होना। जब कभी किसी इंसान की लीगल राइट हर्ट होता है तो हम उसे इंजुरी मानते हैं या उसे लीगल इंजुरी मानते हैं। तो यहाँ पर आपको नुकसान हुआ है, बेशक किसी और स्कूल के कंपटीशन में खुल जाने से, बगल में मोहल्ले में एक और स्कूल खुल गया जिसकी फीस कम है, उसकी वजह से आपके यहाँ एडमिशन नहीं आए, तो आपको फाइनेंशियल नुकसान हुआ है, डैमेज तो है, बट वो इंजुरी नहीं है। क्यों इंजुरी नहीं है? क्योंकि आपका ऐसा लीगल राइट नहीं है कि आपके बगल में कोई और स्कूल खोल ना सके। ठीक है, योर लीगल राइट इज रेस्ट्रिक्टेड टू योरसेल्फ ओपनिंग अ स्कूल। आप एक स्कूल खोल लो, आप अपने स्कूल में एडमिशन ले लो, ये आपका लीगल राइट है, लेकिन आप किसी और को स्कूल खोलने से रोक दो, ये आपका लीगल राइट नहीं है। इसलिए आपके लीगल राइट का इन्फ्रिंजमेंट नहीं हुआ है, सिर्फ और सिर्फ आपको डैमेज हुआ है फाइनेंशियल। इसीलिए आप टॉर्टिस लाइबिलिटी क्रिएट नहीं कर सकते किसी पर्सन के अगेंस्ट। नाउ 83rd question says the National Consumer Dispute Redressal Commission under the Consumer Protection Act 2019 shall have the jurisdiction to complaints where the value of the goods and services as consideration exceeds 10 crore rupees। ठीक है, 10 crore जो है वो jurisdiction है। फिर है अंडर सेक्शन 41 ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 एन अपील फ्रॉम द ऑर्डर ऑफ डिस्ट्रिक्ट कमीशन लाइज टू। डिस्ट्रिक्ट कमीशन के अपील कहाँ जाएगी आपकी? डिस्ट्रिक्ट कमीशन के ऑर्डर से अपील कहाँ जाती है? सो द करेक्ट आंसर इज स्टेट कमीशन। ठीक है, कहाँ जाती है? स्टेट कमीशन में जाती है। फिर है फॉर एन इंडिविजुअल टू बी डीम्ड टू बी अ रेजिडेंट ऑफ इंडिया इन एनी प्रीवियस ईयर, one of the conditions if he is in India for a period of 182 days or more during the previous year, and the correct answer is this only। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति 182 182 दिन से ज्यादा रह चुका है प्रीवियस ईयर में भारत के अंदर, तो हम उसे क्या मानेंगे? रेजिडेंट मान लेंगे। ठीक है, नाउ other question, again illustration based question। Mr. Kapoor purchased a residential house in January 2021
and then he sold it later in April 2022 for a price of 94 lakh, है ना, 80 लाख में खरीदा, 94 लाख में बेच दिया इन्होंने। तो इन दिस केस जो उनको गेन हुआ 14 लाख रुपए का, उसके ऊपर उन्हें टैक्स देना पड़ेगा। तो किस बेसिस पे टैक्स देंगे, उस किस इनकम के ऊपर टैक्स देंगे, उसको क्या माना जाएगा, इनकम फ्रॉम गेन कैपिटल, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम प्रॉफिट एंड और गेन फ्रॉम बिजनेस, या फिर अदर सोर्सेज। तो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज इनकम फ्रॉम गेन, कैपिटल गेन, ठीक है, कैपिटल गेन माना जाता है इसको। देन जब भी आप इमूवेबल प्रॉपर्टी को बेचते हो और उससे आपको कोई प्रॉफिट होता है तो उसको प्रॉफिट, उसको कैपिटल गेन में जो है माना जाता है। Now, question number 87. Mr. Manjot is a trader supplying goods his uh, from his Singh Traders. The office of the firm is located in Delhi, whereas the godowns are located in the state of Uttar Pradesh, Punjab, and Jammu and Kashmir, respectively. Now, the Singh Traders made following interstate supplies from different states during the current financial year. दिल्ली टैक्सेबल सप्लाईज 21 लाख रुपए, पंजाब एग्जेम्प्टेड सप्लाईज 6 लाख रुपए, उत्तर प्रदेश टैक्सेबल एंड एग्जेम्प्टेड सप्लाईज 3 लाख रुपए ईच, एंड जम्मू एंड कश्मीर टैक्सेबल एंड एग्जेम्प्टेड सप्लाईज 8 लाख रुपए एंड 3 लाख रुपए रिस्पेक्टिवली। ठीक है, असरटेन द स्टेट इन विच मिस्टर मंजोत इज रिक्वायर्ड टू टेक रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी। अब इन्हें जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कौन से स्टेट के अंदर लेना पड़ेगा, कहाँ कहाँ डील कर रहे हैं, दिल्ली में, पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, जम्मू एंड कश्मीर में। द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज दिस, दिल्ली, उत्तर प्रदेश एंड जम्मू एंड कश्मीर। चलो, सो इलस्ट्रेशन बेस्ड क्वेश्चन आपको काफी देखने को मिलेंगे। द प्राइमरी जीएसटी स्लैब फॉर एनी रेगुलर टैक्स पेयर आर प्रेजेंटली पेग्ड एट। प्राइमरी जीएसटी स्लैब क्या है रेगुलर टैक्स पेयर्स के लिए, and the correct answer to this question is 0%, 5%, 12%, 18% and 28%। ठीक है, चलो 89 क्वेश्चन क्या कहता है, बी, appropriator of a newspaper, appropriator of a newspaper publishes at A's request a libel upon C in the paper, and A agrees to indemnify B against the consequences of the publication and all the costs and damages of any action with respect thereof. B is sued by C and has to pay damages and also incur expenses, deciding in the light of section 224 of the Indian Contract Act। क्या होगा इसके अंदर डिसीजन? So the correct answer to this question is option A. A is not liable to pay B upon indemnity। ठीक है, फिर है a person whom the agent names to act for the principal in the business of agency under the express or implied authority is called agent। ठीक है, क्या कहते हैं उसको, एजेंट ही कहते हैं। सॉरी एक सेकेंड, a person whom the agent name, sorry, the person whom the agent names, जिसको एजेंट नाम दे रहा है, मतलब जिसको एजेंट बोल रहा है, to act for the principal is called, in the name of business under express or implied authority to name is called substituted agent। ठीक है, फिर है a dash injunction can only be granted by the decree made at the hearing, and upon the merits of the suit the defendant is thereby perpetually enjoined from the assertion of the right or from the commission of an act which could be contrary to the rights of the plaintiff। कैसा injunction can only be granted by the decree? So the correct answer to this question is perpetual। ठीक है, बहुत इलिस्ट्रेशन बेस्ड क्वेश्चंस हैं इसके अंदर, सो इलिस्ट्रेशंस भी मिस नहीं करना है, क्योंकि सेक्शन तो मिल जाएगा बेरेक्ट में, इलिस्ट्रेशन जो है ढूंढना पड़ेगा। अगर नहीं पता है कौन सी प्रोविजन की बात हो रही तो फिर इलिस्ट्रेशन नहीं मिलेगा। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 5 ऑफ द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963, अ पर्सन एंटाइटल्ड टू द पोजेशन ऑफ स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी में रिकवर इट इन द मैनर प्रोवाइडेड इन। कहाँ पर आप आपकी सेक्शन 5 के अंतर्गत स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी को आप रिकवर कर सकते हो, प्रोसीजर कहाँ प्रोवाइडेड है, सीपीसी में। ठीक है, फिर आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। 93rd क्वेश्चन है, वेयर द मॉर्गेजर डिलीवर्स पोजेशन, एक सेकेंड,
where the mortgagor delivers possession of the mortgaged property to the mortgagee and authorizes him to retain such possession until the payment of the mortgage money and to receive the rent and profit accruing from the property in lieu of interest or in payment of the mortgage money. The transaction is called usufructory mortgage. ठीक है, एक अपन ने अक्सर उसका एग्जाम्पल भी कॉलेज में इस तरीके से दिया जाता है कि गाय है, गाय का बछड़ा है, तो आप उसको तब तक रोक के रख लो अपने पास में जब तक कि हम पैसा नहीं पे कर देते। यूसुफैक्ट्री मॉर्गेज है, उससे निकलने वाला जो भी दूध है वो आप क्या कहते हैं बेच करके पैसा कर लो, कमा लो। ठीक है, चलो। नाउ इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस वर डिसाइडेड दैट अ कॉन्ट्रैक्ट विद माइनर इज वॉइड? कौन से केस में कॉन्ट्रैक्ट विद अ माइनर जो है वॉइड बताया गया था? मोरी बीबी वर्सेस धर्मोदास केस। ये दोनों तो आपके क्या है, टॉर्ट के केसेस हैं। चलो, नाउ which of the following is or are correct with respect to declaratory decrees under specific relief act? declaratory decree के बारे में कौन सी statement जो है वो correct है? section 34 of the act deals with it. It is discretionary in nature. Both section 34 of the act deals with it and it is discretionary in nature. Yeah, none of the above. So the correct answer to this question is C. ठीक है, दोनों ही बातें correct है। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एज डिफाइंड अंडर द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट? चेक, promissory note, check, bill of exchange या billing receipt? So billing receipt is not a negotiable instrument. बाकी तीनों ही negotiable instrument के ambit में आते हैं as per the act is concerned. फिर है according to the right of fair compensation and transparency in land acquisition, rehabilitation and settlement act 2013, the appropriate government can acquire the land of for which of the following purposes? For strategic purpose relating to the naval, military, air force or armed forces of the union, project of water harvesting and water conservation structure, sanitation project for project for project affected families, then project for sports, health care, tourism, transportation और space program। इनमें से किसके लिए प्रॉपर्टी को अक्वायर किया जा सकता है? एंड द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, यानी कि चारों के लिए ही करा जा सकता है। देन स्पेसिफाइड पर्सन अंडर द राइट ऑफ फेयर कॉम्पनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन, रिहैबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट 2013 मींस एनी पर्सन अदर देन, इनमें से किसको इंक्लूड नहीं किया गया है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, ऑल ऑफ दीज। अब है 99 और 100 क्वेश्चन, दो लास्ट क्वेश्चन बचे हुए हैं आपके। क्या कहता है 99 क्वेश्चन? हु शैल बी द रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेडमार्क फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेडमार्क्स एक्ट 1999? इनमें से किसको रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेडमार्क्स बताया जाएगा? सो द करेक्ट आंसर इज कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट, डिजाइन एंड ट्रेडमार्क्स। ठीक है, और इस क्वेश्चन का आंसर आपको यही मिल जाएगा इसी में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ आईपीआर? इनमें से कौन सा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट नहीं है? कॉपीराइट है हम जानते हैं, पेटेंट्स है हम जानते हैं, डिजाइन है या नहीं है, और हिस्टोरिकल इंडिकेशन है या नहीं है। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है आपका? पेटेंट, डिजाइन, ट्रेडमार्क्स। तो इसमें से क्या नहीं, क्या है यहाँ पे मौजूद? डिजाइन है, डिजाइन यहाँ भी है, डिजाइन वहां भी है, तो इसका मतलब क्या है? दिस इज ऑल्सो आईपीआर। विच इज नॉट एन आईपीआर? हिस्टोरिकल इंडिकेशंस, है ना? सो दिस इज द करेक्ट आंसर। इनमें से क्वेश्चन क्या पूछा? विच इज नॉट अ काइंड ऑफ और नॉट अ टाइप ऑफ आईपीआर। सो हिस्टोरिकल इंडिकेशन इज नॉट अ टाइप ऑफ आईपीआर। चलो, आई होप इसके साथ आप लोग को आंसर्स की क्लैरिटी मिली हो और ये आप लोगों के लिए हेल्प करे, आपको एटलीस्ट पैटर्न समझ में आ गया होगा, क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं आपको पढ़ने के लिए, आपको वो समझ में आ गया होगा। ठीक है, कैसे पेपर को अप्रोच करना है। देखो, इंडेक्स में ही जिसके आंसर मिल जाए, जहां क्वेश्चन के अंदर सेक्शन दे रखा है या ऑप्शन के अंदर सेक्शन दे रखा है, वहां सबसे पहले इंडेक्स खोलो, वहां सेक्शन के अंदर मत जाओ। ठीक है, जब अगर आपको इंडेक्स में से आंसर नहीं मिल पा रहा है तो क्या हो सकता है? सब सेक्शन के अंदर आंसर हो सकता है, तो फिर सब सेक्शन के अंदर जाओ। लेकिन एक रिव्यू, एक आइडिया सारे एक्ट्स का आपको होना चाहिए। एक बार सारे एक्ट्स नजर के आगे से निकाल लो, याद नहीं करना है, रटना नहीं है, वही अपने आप में काफी आपके लिए आराम है। तो वो मत करो, रटो मत, रटने की कोशिश मत करो, सब कुछ मगअप करने की कोशिश मत करो, बट एक बार सारे प्रोविजंस पढ़ लो, ताकि पता तो हो कि बेरेक्ट में जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए वो कौन सी बेरेक्ट में मिलेगा और कहाँ मिलेगा। क्योंकि कई बार ऐसे बच्चे स्पॉट किए गए और कई बार ऐसे बच्चों को बात करते हो आप सुन सकते हो जिनको उनको क्लू भी नहीं होता कि ये कौन से एक्ट का क्वेश्चन है या बेरेक्ट में ये कहाँ मिलेगा। तो बेरेक्ट पढ़ना कैसे है वो क्रैक कीजिए, और साथ में आपके सारे प्रोविजंस कौन सी जगह से पूछे गए हैं, इतना एक आइडिया आपको लग जाना चाहिए ऑन द फर्स्ट रीडिंग ऑफ द क्वेश्चन, है ना? चलो, बाय गाइस, मेक योर डे ग्रेट एंड वर्क हार्ड।